सभी को नमस्ते मित्रों। भारतीय इतिहास की क्लास शुरू होती है। तो भारतीय इतिहास की क्लास में अपन ने पिछली क्लास के अंदर साथियों अपन ने बात की थी कुछ आर्थिक स्थिति की, मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति की बात की थी। और साथियों आज अपन बात कर रहे हैं मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति। हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा साथियों, अपन ने पिछली क्लास में आर्थिक स्थिति के अंदर व्यापार वाणिज्य की बात की थी, मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य की बात की थी। ध्यान दीजिएगा, मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य की यदि अपन बात करें तो उसमें साथियों आपको मैंने जो प्रमुख राजमार्ग बताए थे कि जो अपने उस समय के 4 प्रमुख राजमार्ग थे। अब साथियों उन 4 राजमार्गों का मैंने मैप में बताया था, एक थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना है। देखो देखें साथियों, इसमें क्या है, मैंने ये मैप बनाया था ना, इसको एक बार वापस ध्यान से देखो, हल्का सा करेक्शन करना। 4 जो प्रमुख राजमार्ग बताए थे उससे संबंधित अपन बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, इसमें मैंने बताया था कि ये जो आपके पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र से राजमार्ग निकलते थे। ठीक है साथियों, फर्स्ट राजमार्ग की अपन ने बात की थी कि ये आपके ताम्रलिप्ति बंदरगाह से निकलता है। यहां से ताम्रलिप्ति बंदरगाह मतलब कलकत्ता, और यहां से होते हुए साथियों ये आपके जाता है पाकिस्तान का पेशावर नामक स्थान। ये मैंने आपको बताया था साथियों। इसको अपन ये लो, ये जो स्थान है ये साथियों आपके मौर्य वंश की राजधानी है पाटलिपुत्र। ये कौन सा स्थान है? ये आपके पाटलिपुत्र है। ये साथियों पाटलिपुत्र, और राजधानी से सभी मार्ग लगभग निकलते थे, प्रमुख मार्ग थे वो राजधानी से निकलते थे। ठीक है, प्रमुख 4 मार्गों का अपने को उल्लेख मिलता है। अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसे साथियों जीटी रोड भी कहते हैं, शेरशाह सूरी सर ऑकलैंड ने, और साथियों इसका मूल रूप से निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक बात है। हाँ, तो उन्होंने भी साथियों इसका जीटी रोड साथियों अंग्रेजों के समय नाम दिया गया, सर ऑकलैंड ने साथियों इसका नाम दिया था जीटी रोड। पुनर्निर्माण बहुत अच्छे से करवा करके नाम जीटी ग्रांड ट्रक रोड। ठीक बात है। शेरशाह सूरी ने भी साथियों इसका पुनर्निर्माण करके इसको पक्का बनाया था, और मूल रूप से इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, ये मैंने आपको बता दिया था, एक बार थोड़ा सा वापस। साथियों इसमें क्या है, ये आपके जीटी रोड है, ये आपके जीटी रोड है। अब साथियों इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे साथियों उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। अब साथियों ये आपके उत्तरापथ का जो ये है, ये आपके कहां से कहां तक जाता था, इसकी अपन बात करते हैं। कहां से कहां तक जाता था? अब साथियों ये आपके मूल रूप से तो कहां से ज्यादा, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, कलकत्ता वाला, बंगाल वाला, वहां से लेकर के ये आपके पाटलिपुत्र मतलब पटना होते हुए साथियों ये दिल्ली, और साथियों ये सीधा जा रहा है। अब इसमें क्या है कि मैंने आपको लिखा था पाटलिपुत्र से लेकर के पेशावर तक। ठीक बात है, पाटलिपुत्र से पेशावर। ठीक है, अब इसके अंदर इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्तरापथ। अब साथियों ये उत्तरापथ कहां से कहां जा रहा है, इसको एक बार देखिए साथियों। एक पुस्तक है जिसका नाम है केसी श्रीवास्तव। मैं उसको बहुत ज्यादा मतलब पढ़ता भी हूँ, प्राचीन भारत के इतिहास के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं उसको भी पढ़ता हूँ। बाकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ, क्योंकि साथियों टीचर बनने के लिए एक पुस्तक सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, अलग अलग पुस्तकों से अलग अलग फैक्ट मिलते हैं, और उससे यदि फेस होना है स्टूडेंट्स के प्रत्येक क्वेश्चन को जवाब का साथियों, उनके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना है, तो मुझे अलग अलग पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, और अलग अलग जो फैक्ट है उसको देखना पड़ेगा। साथियों मैं केसी श्रीवास्तव को ज्यादा वरीयता देता हूँ, उसको ज्यादा पढ़ता हूँ। आप भी पढ़ सकते हो साथियों, यदि आप अच्छे लेवल की यदि तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो साथियों उसमें भी आपके ये लिखा हुआ है कि ये जाता है आपके, ये इस बंदरगाह से मतलब ताम्रलिप्ति से, ये लिखा हुआ ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। कौन सी लिप्ति? ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, यहां से जाता है, यहां से होता हुआ साथियों आगे जाता है साथियों पुष्कलावती। आगे कहां जाता है? पुष्कलावती। साथियों इसको देखना, देखे
पुष्कलावती। अब काटना मत, आपने जो लिखा है उसको काटना मत। पुष्कलावती है ना, पुष्कलावती। अब इसको ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये जो पुष्कलावती है, ये तो आपने कहा सर हमने तो ये नाम सुना ही नहीं सुना तो कोई नहीं, आप सुन लेते हैं। ताम्रलिप्ति का मतलब है आपके बंगाल वाला, बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल, ठीक है, बंगाल, या अपन पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। और इसमें आपके स्पेशल कलकत्ता वाला जो स्थान है, कलकत्ता, वहां से साथियों कलकत्ता बंदरगाह भी है, ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अपन कलकत्ता बंदरगाह कह सकते हैं। साथियों ये जो पुष्कलावती है, इसका तो आपने नाम पहले नहीं सुना होगा, तो साथियों कोई दिक्कत नहीं, अपन अब ध्यान देते हैं। साथियों अब क्या है, एक भगवान राम है ना, राम भगवान का नाम सुना, दशरथ, राजा अज के बेटे थे दशरथ, ठीक है। दशरथ के साथियों 4 बेटे थे, आपको सभी को पता है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ठीक है, भरत शत्रुघ्न। अपने को बात करनी है साथियों भरत की, किसकी बात करनी है, भरत की। साथियों भरत की पहले भी एक बार बात की थी, एक उसका बेटा था तक्ष, क्या नाम था, तक्ष। तक्ष ने इसके एक बेटे जिसका नाम है तक्ष, तक्ष ने तक्षशिला नगर बसाया था, तक्ष है और तक्ष ने तक्षशिला नगर बसाया था, तक्षशिला, और कौन सी शिला, तक्षशिला, तक्षशिला। तो साथियों शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र भारत का अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। अब देखो एक इसका एक और लड़का था, किसका, भरत का, भरत का साथियों एक और लड़का था जिसका नाम है पुष्कल, और कौन सा कल, पुष्कल, स्टूडेंट्स पुष्कल नाम था इसका। भरत का एक और बेटा था जिसका नाम है पुष्कल। ये देखो राजा अज, अज का बेटा दशरथ, दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। साथियों ये जो तक्ष है, तक्ष ने तक्षशिला नगर बसाया था, ठीक है। अब साथियों इसका बेटा है पुष्कल, और साथियों पुष्कल ने पुष्कलावती नगर बसाया था। समझ में आया क्या, इस पुष्कल ने पुष्कलावती नगर बसाया, पुष्कलावती नगर बसाया था, किसने बसाया था, भरत के बेटे पुष्कल ने। साथियों इसको अपन पेशावर भी कह सकते, पेशावर, पेशावर कहां पे है आपके, कौन सा वर, पेशावर, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, पाकिस्तान, उसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन समय में पुष्कलावती के नाम से जाना जाता था। ये आपकी पुष्कलावती पेशावर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, समझ में आ गया होगा। तो साथियों ये आपके पेशावर पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, मैंने आपको सीधा लिखा दिया था, तो आप इसमें। अब साथियों इसमें क्या है कि स्पेशल इस जीटी रोड की शुरुआत साथियों सोनार गांव से मानी जाती है। यहाँ पे गांव है जिसका नाम है सोनार गांव, कौन सा गांव है, सोनार गांव, सोनार गांव, सोनार गांव। ये तो आ जाए तो साथियों ध्यान रखना, सही कर लेना, इस हिसाब से आप क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक बात है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके बंगाल के सोनार गांव से, सोनार गांव से, सोनार गांव, सोनार गांव कहां पड़ता है, बंगाल के अंदर। हाँ ये आपके ताम्रलिप्ति बंदरगाह है साथियों, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अपन मान सकते हैं, ताम्रलिप्ति बंदरगाह साथियों ये आपके कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। यहां से साथियों ये शुरू होती है, ये कौन सा स्थान आ गया बीच में, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र होते हुए और साथियों आपके पेशावर जाती है, कौन सा वर, पेशावर। पेशावर की जगह आपके पुष्कलावती आ जाए तो भी आप क्वेश्चन सही कर लेना, कर लोगे। तो आपको एक चीज का पता चल गया कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी है, उन्होंने इस उत्तरापथ जो रास्ते का निर्माण कराया था, उत्तरापथ का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और साथियों वो इस हिसाब से जाता था, कहां से जाता था, आपके सोनार गांव बंगाल मतलब ताम्रलिप्ति से लेकर के और पुष्कलावती मतलब पेशावर तक जाता था। ये आपको एक चीज की समझ में, एक चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कोई नहीं कर लेना, वापस देख लेना। तो इसको किस नाम से जाना जाता था, उत्तरापथ, ठीक बात है, हाँ इसको किस नाम से जाना जाता था, उत्तरापथ। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों एक आपके पाटन से कौशाम्बी, कौन सा, पाटन से कौशाम्बी। सेकंड आपके मार्ग है जिसका नाम है पाटन,
और पाटन से कहां पे जाता था? कौशाम्बी। पाटन से, हाँ, कौशाम्बी। अब यदि आपको ध्यान है तो पी के ध्यान रखना, पी के फिल्म है ना, हाँ साथियों, पी के, पी से पाटन, को से कौशाम्बी, कौशाम्बी, पी के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पाटन से कौशाम्बी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, पाटन से कौशाम्बी, ठीक है। अब साथियों एक तो है आपके पाटन, एक है आपके पाटन, और एक है आपके पोटन। दो शब्द है, एक आपके पाटन, एक है पाटन, और एक है पोटन। दो शब्द है साथियों। पाटन आपके गुजरात में पड़ेगा, और साथियों पोटन अपने प्रतिष्ठान को कहते हैं। प्रतिष्ठान मतलब आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर पोटन पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो साथियों, तो ये आपके कहां जाएगा? ये आपके गुजरात, कौशाम्बी, कौशाम्बी, और साथियों ये अपने गुजरात, ये अपने देखो देखे, ये आपके कौशाम्बी से गुजरात, गुजरात जाएगा साथियों, ये आपके पाटन, ठीक है। सेकंड अपन ने बात किसकी की कि आपके पाटन से कौशाम्बी जाएगा, पाटन से कौशाम्बी, समझ में आ गया? यहाँ पे आपके पाटन पड़ता है गुजरात में, और ये आपके पड़ेगा कौशाम्बी। इस हिसाब से साथियों ये जाता था कौशाम्बी, पाटन से आपके कौशाम्बी, मतलब इस राजधानी के समीप ही है, यहाँ पे है साथियों, इस हिसाब से कर लेना, ये लो थोड़ा सा इस हिसाब से, हाँ। तो पाटन से ये आपके कौशाम्बी जाता था, कौशाम्बी जाता था, ठीक है, पाटलिपुत्र के पास में कौशाम्बी। चलो अब अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आपके है प्रतिष्ठान से श्रावस्ती। श्रावस्ती साथियों आपको पता ही है, प्रतिष्ठान से नंबर 3, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती, इसको ध्यान से सुनिएगा साथियों। प्रतिष्ठान कौन सा? ये आपके पोटन वाला स्थान, पोटन, पोटन जिसको प्रतिष्ठान भी कहते हैं, कहां पड़ेगा? ये आपके पड़ेगा यहाँ पे, ये आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर प्रतिष्ठान पड़ेगा, प्रतिष्ठान, ठीक है, ध्यान से सुनो। और ये आपके श्रावस्ती यहाँ पे वही आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर श्रावस्ती, ठीक है। कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, साकेत ये मिलती है। तो ये इस हिसाब से थी साथियों, थर्ड, थर्ड इस हिसाब से था, इस हिसाब से। नंबर 3 ये आपके प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान को अपन किस नाम से जानते हैं? पोटन, पोटन आपके प्रतिष्ठान, पोटन आपके प्रतिष्ठान, ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये दक्षिण की तरफ आता था रास्ता, कहा आता था? दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता। और ये श्रावस्ती पता ही है, ठीक है, प्रतिष्ठान, और श्रावस्ती ये आपके श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। इस हिसाब से साथियों ये रास्ता चलता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर 4 की, साथियों भृगुकच्छ से मथुरा। नंबर 4 भृगुकच्छ, भृगुकच्छ से मथुरा। अब साथियों सबसे पहले देखो, देखे मथुरा कहाँ है? ये आपके राजस्थान, और राजस्थान के पास में यहाँ पे मथुरा रही, ठीक है। अब भृगुकच्छ का मतलब क्या हुआ? भड़ोच बंदरगाह, ये लो चलो भड़ोच बंदरगाह की तरफ आ जाओ। भृगुकच्छ का क्या मतलब हुआ? भड़ोच बंदरगाह। अब देखो साथियों इस हिसाब से ये चौथे मार्ग का उल्लेख मिलता है, वो ये मिलता है मथुरा से होते हुए आपके कहा आता है? आपके भृगुकच्छ का मतलब भड़ोच, भड़ोच बंदरगाह, ये आपके कहा पड़ता है? गुजरात के अंदर। तो ये साथियों 4 थे, इस चारों को देख लेना, ये 4 मार्गों का उल्लेख मिलता है। तो साथियों ध्यान रखना, ये पाटन वाला, इसको थोड़ा सा पाटन ध्यान रखना, ये आपके पाटन, और ये है पोटन, इसका थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। तो एक आपके यहाँ पाटन, ये पाटन है, और एक साथियों आपके पोटन है, तो ये देख लेना, ठीक बात है। चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक स्थिति के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट ये अपन ने मार्गों के ऊपर बात की थी, जो रास्ते जाते थे, रास्तों के ऊपर बात की थी। अशोक के
अभिलेखों के अंदर जो उल्लेखित मुद्रा का नाम काकनी मिलता है। काकनी जो आपने किसी ने लगभग एक आधे स्टूडेंट्स के को पता होगा तो उसने आंसर दिया भी होगा, बाकी किसी ने नहीं दिया। ठीक है, और सर ओकलैंड, ये आपने, हाँ, इसने आपके जीटी रोड का नाम दिया था, अंग्रेजों के समय जीटी रोड का इसका नाम दिया था। चलो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सामाजिक स्थिति के अंदर इसकी शुरुआत कर ली थी, 4 वर्णों की बात कर ली थी, और सूत्र है वो सेना में भर्ती हो सकते हैं, ये भी अपन ने बात कर ली थी। शूद्र वार्ता कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वार्ता का मतलब आपको पता ही है, हाँ, पशुपालन, जो कृषि है, इससे संबंधित आपके व्यापार, इससे संबंधित ये आपके वार्ता का अधिकार भी अपने को उल्लेखित मिलता है। अब क्या हुआ साथियों, आपके एक मेगस्थनीज नाम का एक यूनानी इतिहासकार जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, इंडिका पुस्तक का लेखक, यूनानी भाषा में लिखी थी। ठीक है, उस मेगस्थनीज ने साथियों सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब अपन कौन सा टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सामाजिक स्थिति, मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के समय सामाजिक स्थिति, इसकी अपन चर्चा कर रहे, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय की मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति की अपन चर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो साथियों, मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन कुल 7 जातियों का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने कुल कितनी जातियों का उल्लेख किया है, 7 जातियों का उल्लेख किया है। देखो देखे, मेगस्थनीज ने 7 जातियों का उल्लेख किया है, 7 जातियों का उल्लेख किया है। किसने किया है, मेगस्थनीज ने किया है। अब साथियों इन अपन 7 जातियों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये 7 जातियां थी, ये कौन कौन सी थी, जिसका आपके मेगस्थनीज ने अपने जो सामाजिक स्थिति के अंदर जो उल्लेख किया है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं, 7 जातियों के ऊपर। सबसे पहले साथियों दार्शनिक, नंबर 1 साथियों कौन सा, दार्शनिक। ठीक है, चलो नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं साथियों, दार्शनिक। किसकी बात कर रहे हैं, दार्शनिक की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले नंबर 1 किसमें आएगा, दार्शनिक की बात करेंगे। अब साथियों दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कौन होता है, दार्शनिक होता है। सॉरी, हाँ जी, तो साथियों जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है वो दार्शनिक होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ, तो अब इसमें दार्शनिक। नंबर 2 किसान, नंबर 2 कौन, किसान। नंबर 3 साथियों अहिर, अहिर, अहिर ग्वाले। ठीक है, यदि साथियों आपके अहिर की जगह ग्वाले शब्द आ जाए तो भी क्लिक कर लेना। नंबर 4 साथियों कारीगर, कारीगर, कारीगर की जगह साथियों आपकी शिल्पी आ जाए तो भी सही कर लेना, शिल्पी। नंबर 5 अपन बात करते हैं साथियों सैनिक, सैनिक। नंबर 6 साथियों 6 में आपके आ जाएगा निरीक्षक, निरीक्षक। और नंबर 7 सभासद, सभासद। ये आपके 7
जो जातियां हैं, भारतीय समाज की 7 जातियों का इस मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर वर्णन किया है। ठीक है। अब साथियों, कारीगर, शिल्पी, व्यापारी, साथियों ये जो सभासद है, ये आपने सुना नहीं होगा, इसको अपन यूं मंत्री कह सकते हैं। मंत्री, क्या कह सकते हैं? मंत्री। ये आपके जो कारीगर है, इसकी जगह व्यापारी शब्द आ सकता है, शिल्पी, व्यापारी भी शब्द आ सकता है। तो साथियों ध्यान से सुनिएगा, इसको अच्छे से, जो भी क्वेश्चन आए उसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। साथियों अब क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो दार्शनिक होते हैं, कौन होते हैं? दार्शनिक के बारे में सुनिएगा। दार्शनिक, साथियों इसमें बताया है मेगस्थनीज ने कि सन्यासी हो सकते हैं, सन्यासी जो घर को त्याग करके बैठे। साथियों ब्राह्मण हो सकते हैं, ब्राह्मण, सन्यासी, ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो आपके दार्शनिक में आते हैं। इसने अपनी पुस्तक में लिखा है, दार्शनिक में आते हैं। और उनकी संख्या बहुत ही कम होती थी, किंतु समाज में बहुत अधिक आदर था। साथियों इस जो आपके दार्शनिक वर्ग है, इस दार्शनिक वर्ग में आपके ब्राह्मण, और साथियों जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, श्रमण, बौद्ध भिक्षु होंगे, ब्राह्मण, श्रमण। साथियों आपके जो सन्यासी है, उसके लिए परिवारजक शब्द आ सकता है। परिवारजक का मतलब है सन्यासी। ठीक है। इसमें ब्राह्मण भी आ सकते हैं, ब्राह्मण, श्रमण। ठीक है। ये साथियों आपके आ सकते हैं, ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु भी हो सकते हैं। साथियों बौद्ध भिक्षु होते ही है, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, भिक्षु। ठीक है। ये साथियों जो परिवारजक शब्द है, इसका अर्थ होता है सन्यासी, सन्यासी। ये हो सकते साथियों, ये दार्शनिक थे। इसने मेगस्थनीज ने लिखा, मौर्य काल के अंदर दार्शनिक थे। ठीक है। 7 जातियों को लेके आया, और दार्शनिक बहुत कम होते थे, इनकी संख्या कम थी। इनकी साथियों संख्या कम है, ये बहुत ही कम संख्या में थे, पर साथियों इसका समाज में बहुत अधिक आदर होता था, सम्मान होता था, इनकी बहुत ज्यादा सम्मान होता था। सभी लोग, सभी जातियां, सभी व्यक्ति इसका सम्मान करते थे, आदर करते थे। समझ में आया क्या? तो ये तो आपके कम हो गया, ये तो आपके सबसे कम हो गया। अब देखो, देखें सेकंड आपके साथियों किसान शब्द आ गया। क्या आया? किसान। साथियों किसान की संख्या सर्वाधिक थी, सर्वाधिक संख्या, मेगस्थनीज ने कहा इनकी संख्या सर्वाधिक थी, सर्वाधिक संख्या थी। और साथियों ये गांवों के अंदर रहते थे, गांवों के अंदर निवास था इनका, गांवों के अंदर निवास था। वापस ध्यान से सुनिएगा, दार्शनिकों की संख्या सबसे कम थी, दार्शनिकों की संख्या सबसे कम थी। ये साथियों आपके सबसे कम थी, किंतु इनका बहुत ज्यादा समाज में सम्मान होता था, सम्मान सबसे ज्यादा होता था। साथियों इसने किसानों की बात की कि सबसे ज्यादा थे किसान, किसानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। मौर्य काल में सबसे ज्यादा किसकी थी संख्या? किसानों की। और ये गांवों के अंदर निवास करते थे। ये जाति किसान, देखो 7 जातियों का इसने जाति बताया है, ये किसान गांवों के अंदर निवास करते थे। साथियों अहिर या ग्वाले, अहिर या ग्वाले। साथियों यहाँ पे अहिर का ग्वाला शब्द भी दे रखा है पुस्तकों के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया। अब साथियों इसमें क्या है, इनके बारे में बताया है कि जो ग्वाला शब्द आया है, पशु चारक है उनके लिए। साथियों ये जो पशु चारक है, ये पशुओं के साथ जो डेरा होता था पशुओं का, उनके साथ में रहते थे, पशुओं के साथ में रहते थे। ऐसी अपने को जानकारी मिलती है, ऐसी अपने को जानकारी मिलती है।
तो इनका बताया है पशुओं के साथ डेरे में रहते थे, निवास बताया है। पशु चारक के साथ जनरली क्या है कि जैसे बहुत सारे पशु होते तो अब हर बार तो घर पहुंचा नहीं जाता था, तो जनरली पशु चारक है, तो उस हिसाब से ठीक है। ये है कारीगर, शिल्पी और व्यापारी। कारीगर, शिल्पी और व्यापारी। साथियों, कारीगर और शिल्पी एक प्रमुख जाति थी, उसने बताया ये एक प्रमुख जाति थी। ये साथियों आपके एक प्रमुख जाति थी, कारीगर, शिल्पी या व्यापारी। साथियों, कारीगर मकान बनाना हो या किसी भी हस्तकला से संबंधित हो, कारीगर का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। ये तो पढ़ाने का बहुत अच्छा कारीगर है, ये तो समझाने का अच्छा कारीगर है, समझ में, स्पेशलिस्ट, ठीक बात है। और व्यवसाय से संबंधित यदि अपन बात करें साथियों, कारीगर स्पेशलिस्ट को कहते हैं, स्पेशलिस्ट, ठीक है। हाँ, हस्तकला से संबंधित निपुण व्यक्ति होता है उसको कारीगर अपन जनरली कहते हैं, तो बहुत कारीगर है, ठीक है। तो साथियों इस हिसाब से ये एक प्रमुख जाति थी, प्रमुख जाति थी। कारीगर के लिए भी साथियों एक प्रमुख जाति का उल्लेख किया। नेक्स्ट आपके सैनिकों का उल्लेख किया है, और सैनिकों का उल्लेख करके इसने कहा कि जो किसान है, किसानों के बाद में यदि भारत में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक थे तो कौन थे? सैनिक थे। समझ में आया? किसानों के बाद में ये आपके सर्वाधिक संख्या किसकी है? किसानों की है। सर्वाधिक संख्या ये आपके किसानों की है। किसानों के बाद में भारत में सर्वाधिक दूसरी जाति कौन सी थी? सैनिक थे। चलो देखें, किसानों के बाद सर्वाधिक संख्या किसानों के बाद सर्वाधिक संख्या किसकी थी? आपके सैनिकों की थी। किसानों के बाद सर्वाधिक संख्या किसकी थी? आपके सैनिकों की थी। तो आपके ये तो सबसे अधिक हो गया, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, ये तो आपके फर्स्ट आ गया, और ये आपके सेकंड, ठीक बात है। ये नेक्स्ट आ गया निरीक्षक। अब साथियों अपन जनरली निरीक्षक जांच करने वाले को कहते हैं। साथियों इन निरीक्षकों को गुप्तचर भी कहा गया है। इन निरीक्षकों को इसने कहा निरीक्षक एक गुप्तचर जाति थी, ऐसा बताया है। इसने कहा निरीक्षक एक गुप्तचर जाति थी। ये किसने कहा है? मेगस्थनीज ने कहा है। तो साथियों निरीक्षक को साथियों इसने गुप्तचर बताया है। निरीक्षक को क्या बताया है? गुप्तचर बताया है। नेक्स्ट आपके आ गया लास्ट शब्द, जिसका नाम है सभासद। सभासद के लिए अपने मंत्री का कहा है, मंत्री। और साथियों मंत्री कौन होंगे? शासक वर्ग के लोग होंगे। ये कौन होंगे? शासक वर्ग के लोग होंगे, जो साथियों इनकी संख्या भी सबसे कम थी। अब साथियों सबसे कम तो ये थे, और उसके बाद में नंबर 2 पे ये थे। राजा रानी 2-4 बच्चे और कोई भाई बंद होकर के 50 जने मान लो, और बाबा जी तो हर कोई बढ़ जाता था। कोई भिक्षुओं की कमी थी क्या? तो इसका मतलब है कि सबसे कम अपन कह सकते हैं, तो ठीक है। ये आपके सभासद या मंत्री, ये साथियों शासक वर्ग से संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? ये आपके शासक वर्ग से संबंधित थे। ये साथियों आपके शासक वर्ग, ये आपके शासक वर्ग से संबंधित थे। और साथियों इनकी संख्या सबसे कम थी।
सबसे कम संख्या। तो इस हिसाब से साथियों अपने को इन सात जातियों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने इसका वर्णन किया। किसने किया है? मेगस्थनीज। एक बार वापस देखिएगा, ये साथियों इनकी अपन कह सकते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर कम संख्या में, ये कम संख्या की बात कर रहे हैं, और ये आपके सबसे कम, ये आपके फर्स्ट सबसे कम संख्या किसकी थी? इसकी थी। चलो अब एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं साथियों दार्शनिक की। किसकी बात कर रहे हैं? दार्शनिक की। दार्शनिक में साथियों परिवर्जक, ब्राह्मण, श्रमण व भिक्षु, ये साथियों आपके इसमें होते थे, और इनकी संख्या कम बताई गई है। किसने बताई है? मेगस्थनीज ने कहा इनकी संख्या कम थी, मेगस्थनीज का। फिर साथियों सेकंड नंबर पे बात की है, फर्स्ट आपकी बात किसकी की है? दार्शनिक की, और सेकंड नंबर पे इसने बात की है किसान की। साथियों किसान की बात की है, और किसान के बारे में कहा है कि किसान गांवों में रहते थे, और सबसे अधिक संख्या किसकी थी? सबसे अधिक संख्या थी, सर्वाधिक संख्या थी इसकी। और साथियों सबसे कम किसकी थी? सबसे कम थी इसकी। अब साथियों सबसे कम ये है, सबसे अधिक ये किसान हो गए। सभासद या मंत्री वर्ग या शासक वर्ग है ये सबसे कम, और साथियों आपके किसान वर्ग है वो आपके सबसे अधिक थे, गांवों में निवास करते थे। अहिरों के बारे में बताया साथियों, अहिर एज ग्वालों को, ग्वालों के लिए ये अहिर शब्द का उल्लेख किया है मेगस्थनीज ने 7 जातियों में। और इसमें बताया है कि पशुओं के साथ साथियों इनके डेरों के अंदर, डेरे में रहते थे, मतलब डेरे का मतलब निवास स्थान। ठीक है। अब कारीगर, शिल्पी या व्यापारी, ये साथियों एक प्रमुख जाति थी, यह एक प्रमुख जाति थी। ये भी उल्लेख कौन करता है? ये भी साथियों आपकी मेगस्थनीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सैनिक। सैनिक साथियों, अब ये जो किसानों के बाद में सेकंड नंबर पे यदि किसी की संख्या थी तो किसकी थी? आपके सैनिकों की थी। किसानों के बाद सेकंड नंबर पे सैनिक थे। चलो अब अपन और बात करते हैं, ये आपके निरक्षक। निरक्षक साथियों, निरक्षक एक गुप्तचर जाति के रूप में इसका उल्लेख किया है कि निरक्षक एक गुप्तचर जाति थी। ये आपको किसने बताया है? मेगस्थनीज ने कहा है। ठीक है। और ये आपके सभासद, सभासद के बारे में बताया है कि ये जो सभासद है ये शासक वर्ग से संबंधित है। अपन मंत्री वर्ग कहते हैं। मंत्री, राजा किसको मंत्री बनाएगा? अपने घर परिवार का या उसके जो क्लोज वर्ग है, क्लोज व्यक्ति उसको बढ़ाएगा। तो अब साथियों आप भी देख लो कि इतने सारे एमएलए होते हैं, इतने सारे एमएलए होते हैं, उसके अंदर मंत्री तो चुनिंदा लोगों को बढ़ाते हैं। समझ में आया? साथियों यदि 100 मतलब 100 यदि एमएलए है तो उसका 15% को मंत्री बनाते हैं, 100 के पीछे 15। राजस्थान के अंदर कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं साथियों विधानसभा के अंदर एमएलए की। अब यदि 200 सीटें हैं तो यदि 100 के पीछे 15 तो 200 के पीछे 30। ये साथियों कल एक बीएसटीसी का एग्जाम था, उसके अंदर क्वेश्चन था कितने मंत्री होते हैं? 30। ठीक है। अधिकतम साथियों 30 हो सकते हैं, अधिकतम 30 मंत्री, उससे अधिक नहीं हो सकते, संख्या 30। ठीक है। तो ये साथियों इस हिसाब से ये 200 में से 30 तो साथियों ये कम ही हुई ना। ठीक है। तो ये आपके शासक वर्ग से संबंधित है। अब साथियों इस हिसाब से अपन ने बात कर ली, ये मेगस्थनीज की हिंदी का पुस्तक से अपने को जो जानकारी मिलती है वो। हाँ साथियों आप भी नियमित रूप से पढ़ाई वढ़ाई करते रहे। अब साथियों जो समय निकल गया है, आपका कभी कभार क्या स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हम तो लास्ट बार थे एग्जाम दिए, इसमें कोई कहता है मैं तो 0.3 से रह गई, कोई कहता है कि सर मैं फेल हो गया, 10 परीक्षाओं में फेल हो गया। साथियों फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होना है। ठीक है। अब नहीं होना है साथियों। अब साथियों अच्छे से मेहनत करो और अधिक से अधिक ये पढ़ करके और क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाद में शुरू करूंगा। अभी थोड़ा सा क्या है कि मैं खुद व्यस्त था और टेक्निकल समस्या कारण साथियों मैं इतने दिन क्लास नहीं ले सका। हाँ ध्यान दीजिएगा, नियमित रूप से पढ़ाई करें और अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ, जैसे टॉपिक पढ़ा उसके वस्तुनिष्ठ निकालो। तो वस्तुनिष्ठ आए हुए क्वेश्चन पेपर है वो वापस आते हैं।
ठीक है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हाँ, अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ और साथियों अधिक से अधिक पढ़ाई, ठीक है। कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, उसमें से आया हुआ क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो हो गया, जो हो गया वो तो हो गया, अब अपने को क्या करना है उसका ध्यान देना है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, साथियों हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको भी जो बातें हो गई है, जो आप फेल हो गए हो तो हो गए हो, अब साथियों नए सिरे से पूरी पूरी दमखम लगा करके मेहनत करें। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब एक शेर शिकार करता है, चाहे हाथी का करे चाहे चूहे का शिकार करे, वह पूरा दमखम लगाता है, उसको पता है कि मेरे को असफल नहीं होना है। शेर चाहे चूहे का शिकार करे चाहे हाथी का शिकार करे, वो असफल होना नहीं चाहता है, इसलिए वो पूरा दमखम लगाता है, ठीक है। तो साथियों आप पूरा का पूरा दमखम लगा करके और साथियों मेहनत करो, और साथियों आपको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। तो ये अपन ने बात की मेगास्थनीज के 7 जातियों का उल्लेख किया। तो स्टूडेंट्स हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज का ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाला बटन दबा देना। अधिक से अधिक मेरे फ्रेंड्स जो भी अपने फ्रेंड्स को वगैरह को शेयर करें, ताकि हाँ कुछ बच्चे जुड़ सके और भी ज्यादा मेहनत करें, वो भी उनका भी सिलेक्शन हो, सफलता मिले उनको भी। तो साथियों ये आपके 7 जातियों का उल्लेख, मिटा दें। तो समाज के अंदर 4 वर्णों का अपन ने पढ़ा। समाज में क्या क्या होता है, जातियां होती है, लोग होते हैं, महिलाओं की कंडीशन होती है, दास प्रथा की कंडीशन होती है, महिलाएं कैसे हिसाब से रहती है, खान पान वगैरह ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और किस किस के अपने समाज में सामाजिक कुप्रथाएं क्या थी, उन सभी को अपन संयुक्त रूप से एक साथ में देखते हैं, उनको साथ में इंक्लूड करते हुए सामाजिक स्थिति के ऊपर अपन अध्ययन करते हैं। ठीक बात है, मैं बोर्ड वोर्ड साफ करता हूं, तब तक आप रिवीजन कर लिया करें, ठीक है। चलो अब अपन आगे देखते हैं। अब क्या हुआ साथियों, अपने को दास प्रथा की भी जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य कौन? चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, हाँ चाणक्य का बेटा चाणक्य। आपको दास प्रथा की जानकारी है, उससे संबंधित अपन बात करते हैं। साथियों कौटिल्य के अर्थशास्त्र है कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके अंदर साथियों अपने को दास प्रथा की जानकारी मिलती है। इसमें साथियों कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। नौ प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, दास गुलाम, ठीक है। दासों के बारे में बात करते हैं। पहला तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर कुल कितने दासों का उल्लेख किया, कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया? ध्यान रखना 9 प्रकार के, है ना। हाँ गलत मत करना, गलत मत करना, क्वेश्चन आया हुआ है। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया, किसने किया है? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने साथियों 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। दासों की बात करते हैं, 9 प्रकार के दासों की। चलो अपन 9 प्रकार के दासों की बात करते हैं। साथियों सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1, फर्स्ट है शब्द है ध्वजाहरत।
क्या है? ध्वजार्थ। अब ध्वजार्थ शब्द है और ये दास कैसा होगा उसकी अपन बात करते हैं। ऐसा दास जिसे युद्ध के अंदर जीता हो। युद्ध हुआ, युद्ध भूमि के अंदर हारने के बाद में उसको जीत करके साथियों दास बना दिया। ध्वजार्थ। ध्वजार्थ युद्ध भूमि के अंदर जीता हुआ दास, युद्ध में जीता हुआ व्यक्ति होता है, उससे दास बना देते हैं तो साथियों ध्वजार्थ। युद्ध में जीता हुआ दास, युद्ध में जीता हुआ दास क्या कहलाता है? ध्वजार्थ। ध्वजार्थ कहलाता है। साथियों नंबर दो साथियों उदर दास। उदर कहते हैं पेट को। किसको कहते हैं? पेट को। उदर दास। अब साथियों उदर दास होता है वो किस प्रकार का होगा? अब साथियों इसका सीधा का सीधा शाब्दिक अर्थ ध्यान से सुनिएगा। उदर, उदर किसको कहते हैं? पेट को। पेट का दास, पेट भरने के लिए जो दास बन जाता है, पेट का दास। उदर किसको कहते हैं? पेट को। और साथियों पेट भरने के लिए जो दास बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उदर दास। नंबर तीन बात करते हैं। नंबर तीन है साथियों ग्रहजात दास। कौन सा? नंबर 3 की बात करते हैं, ग्रहजात। घर में जो दासी है, घर में जो दासी से उत्पन्न जो दास पैदा होता है, दासी से उत्पन्न संतान पैदा होती है तो उसको दास बना दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? ग्रहजात। वापिस ध्यान से सुनिए। घर में दासी से उत्पन्न संतान मतलब दासी, और दासी से उत्पन्न जो बच्चा होगा वो भी उसका दास होगा। तो घर में दासी से उत्पन्न जो दास होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ग्रहदास। घर में दासी से उत्पन्न दास, दासी से उत्पन्न दास क्या कहलाता है? आपके ग्रहजात के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है? ग्रहजात। साथियों नेक्स्ट है, अगला नंबर 4 दायागत। और कौन सी गत? दायागत। नेक्स्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं, दायागत। दायागत का मतलब है साथियों वंशानुगत जो दास होता है ना, पैतृक संपत्ति से जो प्राप्त दास है उसको क्या कहते हैं? दायागत। पैतृक संपत्ति से, पैतृक कहते हैं, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। उसे किस नाम से जाना जाता है? दायागत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके एक और दास है, उसकी बात करते हैं। नंबर 5 लब्ध। लब्ध क्या शब्द है? लब्ध। दान के अंदर कोई देता है, दान में प्राप्त हुआ दास। दान दक्षिणा देते, दान में प्राप्त हुआ दास। दान से लिख दो, दान में लिख दो, दान में प्राप्त हुआ दास। दान दक्षिणा के अंदर जो दास मिलता है उसको किस नाम से जानते हैं? लब्ध। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 6
एक और दास है जिसका नाम है क्रीत। क्रीत, क्रीत। साथियों क्रीत वो दास होता है जिसे खरीदा हुआ हो, पैसे देकर के खरीदते हैं, खरीदा हुआ दास। क्या कहलाता है? खरीदा हुआ दास। नेक्स्ट है आत्म विक्रयी दास। आत्म विक्रयी कौन सा? 7 नंबर का साथियों, आत्म विक्रयी दास। आत्म अपने आप को, विक्रय बेचना, अपने आप को बेचने वाला दास, खुद जाकर के पैसे लेकर के और बिक जाता है। आत्म विक्रयी दास, अपने आप को बेचने वाला दास। अपने आप को मतलब खुद को बेचा, लोगों ने खरीदा और दास बना दिया। आत्म विक्रयी दिख रहा है क्या आपको? हाँ ठीक है। आत्म विक्रयी दास, आत्म विक्रयी दास, अपने आप को बेचने वाला दास। अपने आप को बेचने वाला दास, ये आपके कौन सा हो गया? आत्म विक्रयी। नेक्स्ट है अहितक। नेक्स्ट है नंबर 7, 8 और साथियों नंबर 9 है दंड प्रणीत। दंड प्रणीत, दंड प्रणीत। ये साथियों अपने 9 प्रकार के कुल दासों का अपन ने, ठीक है, बात की। अब साथियों जो अहितक है, कोई व्यक्ति ऋण के बदले, कर्ज होता है, कर्ज के बदले साथियों किसी को दास बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अहितक। ऋण के बदले बनाया गया दास। दंड प्रणीत, साथियों किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, दंड को दंड के बदले बना दास। समझ में आया? दंड दिया जाता, प्लीज मुझे दंड मत दो, मैं आपके गुलामी करूंगा, तो कर दे, ठीक है। अच्छा, दंड के बदले, दंड के बदले जो बना दास वो दंड प्रणीत कहलाता। क्या कहलाता है? हाँ। तो साथियों ऋण के बदले जो धरोहर में प्राप्त दान होता है, हाँ दास होता है, उसे अहितक कहते हैं। ऋण के बदले प्राप्त दास, ये आपके अहितक। और साथियों जो दंड के बदले या दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास, दंड के बदले बनाया गया दास। ठीक है, तो ये साथियों अपन ने 9 प्रकार के दासों की बात की। ये 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कहां मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखे 9 प्रकार के इन दासों का उल्लेख कहां मिलता है? 9 प्रकार के इन दासों का उल्लेख कहां मिलता है? हाँ जी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ध्यान रखना, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर कुल कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया? ठीक है, निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा। वो 7 जातियों में निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है, उसमें वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र देंगे। ध्यान रखना, समझ में आया? या राजपूत दे देंगे,
वो साथियों कोई भी नहीं है। इन सातों को याद रख लेना तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो सबसे पहले अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साथियों, ये सबसे पहले आपके ध्वजार्थ, ये आपके युद्ध के अंदर जीता हुआ दास। ध्वजार्थ ये आपके युद्ध के अंदर जो आपके जीता हुआ दास है उसको ध्वजार्थ कहते हैं। सेकंड साथियों अपन ने बात की उदरदास की। नंबर 3 की बात की आपके ग्रहजात की। नंबर 4 की बात की दयागत की। नंबर 5 की बात की साथियों लब्ध की। नंबर 6 क्रीत और नंबर 7 आपके आत्मविक्रय। 8 नंबर है साथियों अहितक और 9 नंबर है आपके दंड प्रणित। जो ध्वजार्थ है साथियों, युद्ध में जाते झंडा गाड़ के आते हैं ना, तो युद्ध में जीता हुआ दास याद रह जाएगा। युद्ध के अंदर हम झंडा गाड़ के आते हैं, ठीक है, युद्ध में जीता हुआ दास। उधर दास पेट का दास, भूखे मर रहा आदमी बन गया दास। ग्रह जात, घर के अंदर जो दासी है उससे उत्पन्न पैदा जो दास होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है दायागत। दायागत साथियों पैतृक संपत्ति के अंदर जो प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति में यह है लब्ध। लब्ध दान के रूप में प्राप्त, लब्ध मिलना, ठीक है, दान के रूप में मिल गया। क्रीत कौन सा? क्रीत खरीदा हुआ दास। साथियों खरीदा हुआ दास आपकी क्रीत कहलाएगा। आत्म विक्रयी, आत्म विक्रयी दास अपने आप को बेचने वाला, आत्मसम्मान को ठोस पहुंचा करके खुद भी जाता है। अहित तक ये साथियों आपके ऋण के बदले धरोहर के रूप में खरीदा गया। पैसे ऋण होता है, चुका नहीं पाता है, और साथियों कह ले आजा, ऋण के बदले तेरे को दास बना देते हैं। अहित तक। दंड प्रणीत, दंड के बदले बनाया गया दास, पनिशमेंट, और साथियों दास बना दिया, ठीक है। तो ये साथियों अपन ने कितनी बात की? 9 प्रकार के दासों की बात की। ये आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, उससे संबंधित अपन ने चर्चा की। तो बात तो अपन ने कर ली है, ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे, और औरों को भी शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट्स, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक का बटन दबा दिया क्या सभी ने? हाँ, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि और भी बच्चे जुड़ सके, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हाँ, आज की सभा यहीं समाप्त कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी क्लास व्यवस्थित रूप से चल रही है। हाँ, बीच में यदि कुछ कनेक्शन कट गया था तो साथियों कोशिश करूंगा, कभी एक आध दिन या फिर क्लास नहीं होती तो आप उसमें ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जहाँ मेरे को समय मिलेगा मैं क्लास साथियों लेता भी हूँ और लेता रहूँगा साथियों, ठीक बात है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, खुश रहें स्टूडेंट्स।